नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट को समझने जा रहे हैं जो भारत में एक आत्मबोध के युग की कहानी बताती है। देखिए, ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही खास नजरिया सामने रखती है और हम इसके मुख्य तर्कों और दावों को समझेंगे कि आखिर ये सब मिलकर एक कहानी कैसे बनाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट से शुरू होती है। साल था 1945। दुनिया जंग में उलझी हुई थी और गुजरात के एक हिंदू राजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी ने 1000 पॉलिश अनाथ बच्चों को बचाया और उनसे कहा, अब मैं तुम्हारा पिता हूं। स्क्रिप्ट इस घटना का इस्तेमाल एक ऐसी उदार सभ्यता की इमेज बनाने के लिए करती है जिसने हमेशा दूसरों को पनाह। और बस यहीं से स्क्रिप्ट का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो सामने आता है। इसका दावा ये है कि जिस सभ्यता ने यहूदियों, पारसियों और तिब्बतियों तक को शरण दी, उसे पिछले 75 सालों से अपने ही लोगों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए एक तरह से छला गया। और यही वो नींव है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। तो इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो शिकायतों के बारे में है। ये उन ऐतिहासिक और संवैधानिक दिक्कतों को सामने रखता है जिन्हें ये स्क्रिप्ट उजागर करना चाहती है। चलिए देखते हैं कि ये सोर्स इस समस्या को कैसे फ्रेम करता है। स्क्रिप्ट का मानना है कि हमारा इतिहास जैसा हमें पढ़ाया गया वो सही नहीं था। इसका दावा है कि हमें सिखाया गया कि हम एक हारी हुई कौम थे, लेकिन असल में अहोम और मराठा जैसे अनगिनत लड़ाकों की कहानियों को जानबूझकर दबा दिया गया। स्क्रिप्ट कहती है कि अब अभिजित भारत का सच सामने लाने का वक्त आ गया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। ये ऐतिहासिक लड़ाइयों से ध्यान हटाकर एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई पर ले जाती है। स्क्रिप्ट के मुताबिक असली हमलावर तलवार लेकर नहीं आए थे, वो स्याही लेकर आए थे। मतलब असली लड़ाई कानूनों और संविधान से लड़ी गई। और ये हमें स्क्रिप्ट के सबसे बड़े संवैधानिक तर्क पर लाता है, जिसे वो महान पाखंड कहती है, आर्टिकल्स 25 से 30। स्क्रिप्ट का आरोप है कि एक तरफ आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सरकारी फंड से अपने संस्थान चलाने का पूरा हक है और उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों जैसे मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एंडोमेंट एक्ट्स के जरिए सरकार कंट्रोल करती है। ये वो कानून है जो सरकार को मंदिरों के पैसे, रीति रिवाजों और मैनेजमेंट पर कंट्रोल देते हैं। बात यही नहीं रुकती। इसके बाद स्क्रिप्ट वक्फ एक्ट पर फोकस करती है। सोर्सेस कानून को ऐसे दिखाता है मानो ये एक धार्मिक बोर्ड को स्टेट के अंदर स्टेट जैसी ताकतें देता हो, जिससे उसे जमीन के मामलों में बेहिसाब अधिकार मिल जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही चार्ज्ड आरोप लगाया गया है। स्क्रिप्ट का दावा है कि इस एक्ट ने कानूनी तौर पर लैंड जिहाद को मुमकिन बनाया। इसमें वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता था और फिर प्रॉपर्टी के मालिक को साबित करना पड़ता था कि वो निर्दोष है। यानी सबूत का बोझ दावेदार पर नहीं बल्कि जिस पर आरोप लगा है उस पर था, जो कि सामान्य कानूनी सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। तो इन शिकायतों के बाद स्क्रिप्ट अब अपने सल्यूशन पर आती है, जिसे वो 2026 की कानूनी क्रांति का नाम देती है। ये उन कानूनी बदलावों के बारे में है जिन्हें सोर्स इन कथित समस्याओं को ठीक करने के लिए जरूरी मानता है। इन सॉल्यूशंस में से पहला है उम्मीद एक्ट 2026। सोर्स बताता है कि ये एक्ट जमीन पर दावों के पूरे प्रोसेस को कैसे बदल देगा। देखिए, पुराने कानून में बोर्ड कोई भी दावा कर सकता था और मालिक को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती थी। लेकिन नए कानून में मनमाने दावों पर कलेक्टर की निगरानी से रोक लगेगी और सबूत का बोझ वापस दावेदार पर डाल दिया जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन जो स्क्रिप्ट में है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। स्क्रिप्ट इसे एक राष्ट्र एक कानून के सिद्धांत के तौर पर पेश करती है। इसका मकसद है कि पर्सनल लॉ को हटाकर सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। तो स्क्रिप्ट के मुताबिक यूसीसी के लक्ष्य एकदम साफ हैं। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी के लिए जो कानूनी रास्ते हैं उन्हें बंद करना, विरासत के कानूनों को सबके लिए एक जैसा बनाना, ये पक्का करना कि न्याय धर्म देखकर न हो और फोकस कम्युनिटी पर नहीं बल्कि नागरिक के अधिकारों पर हो। और तीसरा कानूनी पिलर है कश्मीरी पंडित नरसंहार विधेयक 2026। सोर्स के अनुसार इस कानून का मकसद 1990 में जो हुआ उसे आधिकारिक तौर पर पलायन नहीं बल्कि नरसंहार के रूप में मान्यता देना है, ताकि उस ऐतिहासिक घटना को एक ज्यादा गंभीर पहचान मिल सके। तो इन सब कानूनी बदलावों का आखिर मकसद क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट इस महान जागृति के अंतिम परिणाम के रूप में किस नई सभ्यता की कल्पना करती है। स्क्रिप्ट के अनुसार
इस पूरे आत्मबोध के युग के 3 मेन पिलर्स हैं। भूमि सुधार के लिए उम्मीद एक्ट, कानूनी बराबरी के लिए यूसीसी और ऐतिहासिक न्याय के लिए नरसंहार बिल। ये एक बहुत ही फोकस्ड 3 तरफा अप्रोच है। इन तीनों कानूनों का मिला जुला असर स्क्रिप्ट के अनुसार बहुत गहरा होगा। ये चुनिंदा सेक्युलरिज्म को खत्म करेगा, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से आज़ादी देगा, सभी नागरिकों के लिए कानूनी बराबरी सुनिश्चित करेगा और पुरानी ऐतिहासिक शिकायतों को आधिकारिक मान्यता देगा। संक्षेप में कहें तो ये सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। और इन बड़े बदलावों को सही ठहराने के लिए स्क्रिप्ट एक बहुत पावरफुल कोट के साथ अपनी बात खत्म करती है। बहुसंख्यकों की हड्डियों पर बनी शांति कोई शांति नहीं है। इसका तर्क है कि ऐसी शांति जो मेजॉरिटी के बलिदान पर बनी हो, वो असली शांति नहीं हो सकती और सच्ची शांति के लिए न्याय जरूरी है। आखिर में स्क्रिप्ट उस भविष्य को एक नाम भी देती है जिसकी वो कल्पना करती है। महान पाखंड के खत्म होने के बाद जो नया देश उभरेगा, उसे बताने के लिए सोर्स धार्मिक गणराज्य शब्द का इस्तेमाल करता है। यही इस पूरी कहानी का अंतिम लक्ष्य है। ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी देश के लिए अपनी कहानी को, अपने नैरेटिव को फिर से हासिल करने का आखिर मतलब क्या होता है? ये सोर्स मटेरियल इस सवाल का एक बहुत ही खास जवाब देता है, जो इतिहास, कानून और पहचान पर एक जबरदस्त बहस छेड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।